अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारण। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दौर हुआ और अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद था, ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद था। जेडी वेंस ने जाते हुए ये बताया कि एक नुक्ता है और वो नुक्ता न्यूक्लियर के हवाले से है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक राय नहीं हो सका। जबकि ईरानी वफ़द जो वापस गया, वज़ारत ख़ारजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उनका 2-3 निकात है जिस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लेकिन बाकी चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक हुआ और हम 47 साल बाद बैठे इस तरह के मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का भी सबने शुक्रिया अदा किया। लेकिन जिस वक्त समझा जा रहा था कि ये कूलिंग पीरियड है, इस पीरियड के दौरान मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी और शायद वॉर ऑफ वर्ड्स तो चले लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी कि हम ब्लॉकेट करेंगे, यानी कि हम नाकाबंदी करेंगे, यानी जो भी जहाज़ गुजरेगा टोल दे के आबना हुर्मुज़ में से ईरान को, हम उसको रोकेंगे, उसको चेक भी करेंगे और किसी को हम ये इंटरनेशनल भत्ताखोरी करने नहीं देंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है। ईरान ने वाज़े जवाब दिया। ईरान ने कहा कि जी अगर ईरान का जो है बंदरगाहों को इस हवाले से तंग किया गया तो हम जो बाकी खित्ते के अंदर जो बंदरगाहें हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगी। दूसरा, ईरान ने कहा कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं है, यानी कि रद्द अमल भी इस हवाले से आया। 7 बजे का वक्त दिया गया था, पाकिस्तानी 7 बजे का वक्त दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीज़ फायर इस वक्त मौजूद है, यानी कि जंग बंदी जारी है, इंटैक्ट है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान किया। साहब, सबसे पहले ये जो सिचुएशन बनी है सारी, ये वीकेंड पे जो मुज़ाकरात भी हुए हैं उसके बाद जेडी वेंस की स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव ली जा रही थी, ईरान की जो स्टेटमेंट आई वो भी पॉजिटिव थी, लेकिन ये जो आया कि हम नाकाबंदी करेंगे, जो भी वहाँ से जहाज़ गुजरेगा उसको रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। चीन की भी वाज़ेह स्टेटमेंट आई है। चीन ने कहा कि जी कि हमारे ईरान के ताल्लुकात में अगर कोई तीसरा फरीक आएगा तो और आया तो उसकी मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी क्लियर स्टेटमेंट चीन ने पहले नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, ट्रंप के मतलब कहा जाता है कि ख़ानदान की एक ऐसी औरत है जो खुशी और गमी दोनों में फटा करती है। ये इसका हिसाब उस औरत जैसा ही है ना कि गमी हो या खुशी हो, उसने फटा करना ही करना है। अब मुझे बताएं उसके उस दिन के ट्रंप साहब के जो 3 बयानात हैं जी। नंबर 1, उन्होंने कहा उससे पहले कि चाइना ने असला दिया जी। अगर चाइना ने दिया तो हम उसको नहीं, उसने कह दिया क्या? अच्छा, मतलब उन्होंने तो कह दिया। आप हुन सी पढ़ते ना भाई, जी गल उन्होंने कहती है। चलें, यही कह रहे हैं अगर कर लें। मतलब अगर उन्होंने रशिया का नाम क्यों नहीं लिया? ये उन्होंने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? चलें, चाइना का नाम ले दिया। उसके बाद आप आ जाए, उन्होंने कहा कि जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ईरान के डेलीगेशन ने किसी से मशवरा नहीं किया। सराय कहते हैं इन्होंने 12 दफ़ा फ़ोन कॉल की, डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इवन कहा जा रहा है जो ईरान की तरफ मीडिया जिसे कोट कर रहा है कि नेतन्याहू से भी बात हुई। और उसी दौरान में जब ये चल रहे थे मामलात, ये मामलात ख़त्म हुए तो फौरी नेतन्याहू की तरफ से तुर्किया का ख़िलाफ़ जो सब कुछ हुआ और फिर तुर्की की तरफ से जो जवाब आया। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें और आज जो ट्रंप ने बयान दिया, नाकाबंदी सारी, और उसके बाद चाइना का आना, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं। हम लोग ना बड़ी जल्दी आस लगा लेते हैं, बल्कि पूरी दुनिया आस लगा के बैठी है कि 2 बंदे बैठे हैं, अभी मुज़ाकरात हुए हैं, अभी सुलह हो जाएगी। और यहाँ पर तो मोहल्ले के में 2 बंदे लड़े ना, पंचायत बैठे 7 दिन फैसला नहीं होता। कहते हैं मुनया क्या, कहता मुनया क्या, और मोहल्ले की लड़ाई ख़त्म करते करते 7 दिन लग जाते हैं। और ये तो एक खित्ते के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई है, 5 दहाइयों पे, 5 दहाइयों की लड़ाई है। और उस लड़ाई को ख़त्म करना, अगर आप ये कहते हैं नहीं, पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पाकिस्तान एक बेहतरीन किरदार अदा किया। और आज शाम तक अगर और कल रात तक भी अगर कोई गोलाबारी नहीं होती, कोई मिसाइल नहीं फेंका जाता, कोई एक दूसरे के खिलाफ ज़ुबानी होते रहे, सब चलते वो सब ने अपना अपना काम करने का, पब्लिक ओपिनियन भी तो देखना होता है आपने। अगर ये कुछ ऐसा ना हुआ तो फिर तो हालात ठीक रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई फड्डा हो गया और कोई ऐसी चीज़ हो गई
जिसकी भी बेवकूफ़ी से हुई, तो फिर ये जंग अब मुफाहमत की तरफ नहीं जाएगी, अब समेटना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बड़ी क्लियर सी वजूहत देखें, चाइना ईरान से तेल लेता है, आप कह रहे हैं कि हम तेल बंद कर देंगे, किस तरह कर देंगे? चाइना कोई छोटी जो मुल्क नहीं है, अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हुआ है। कनाडा ने कभी नहीं कहा था हम उसे पैसे नहीं देंगे, कल कनाडा ने भी कह दिया। आज क्यूबा के वज़ीर आज़म और सदर का बयान आपने सुना है, उन्होंने कहा तबाह कर देंगे हमारी तरफ आए तो। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप गेम खेल रहा है अपने इलेक्शन के लिए, लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि उसे आगे से जवाब मिल रहा है। और ये जो उसने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया ना, अभी आपने कहा कि ट्रंप ने कहा जी आलमी जगह टैक्स, तो जो आलमी किडनैप की है, किडनैपिंग है मदोरो वाली, हाँ, वो कौन देगा? वेनेजुएला वाला, उसका जवाब कौन देगा? क्या वो आलमी किडनैप नहीं है, किडनैपिंग नहीं है? क्या वो एक मुल्क के सदर को उस मुल्क से अगवा करके ले जाके अपने मुल्क में ले जाना, उधर ट्रायल करना, क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ था? फिर इसी तरह अगर इसके खिलाफ ईरान FIR दे देता है, जंगी जराइम का मुकदमा दर्ज कर लेता है, तो फिर इसको वहां पे भुगतना पड़ेगा। ट्रंप का बुरा वक्त शुरू है, जितना नुकसान ईरान को होना था वो हो गया। ईरान इसके बाद अपना क्या गवाएगा और क्या कर लेंगे? चलें ये इनकी इसी लीडरशिप को भी मार देते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं, फिर उनके पास तो है ही बहुत। वो तो कहते हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो इस खुले जहन के साथ आए हैं। इनका काम बनता था इस मुज़ाकरात के बाद ये ना कहते कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, ये कहा जाता कि इस मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो चंद दिन बाद हो जाएगा, 8 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। मेरी इतला ये है कि अगर कल और परसों 2 दिन गुजर गए तो ये जो डेड लाइन और रेड लाइन है ना, इसमें इजाफा हो जाएगा, ये काम आगे चला जाएगा, ये सारे खित्ते के लिए। और जहाँ तक ये बात है ना कि ईरान का तेल रोक दिया जाएगा, नहीं होगा ऐसा। चाइना समेत कई ममालिक किसी सूरत भी इसे गवारा नहीं करेंगे। अब खित्ते में अगर आप देखें, अमेरिका के साथ कौन खड़ा है? आप गिनती में इसराइल के अलावा मुझे कोई दिखा दें। नहीं, कोई भी नहीं, कोई दिखा दें, दुनिया में कोई नहीं खड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने आज ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी, बरतानिया ने मुस्तरद कर दी, फ्रांसीसी सदर ने कहा जी हम इस पे कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, स्पेन ने मुस्तरद कर दी, नेटो आपके पास आज भी नहीं आ रहा, मुज़ाकरात से पहले भी नहीं आ रहा। आज ये कह रहे हैं नेटो जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद ठीक नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। वो तू चाचा करना की भी है, तो जा जाके सुलह करा। मैंने कहा कि इसका रोल जो है ना, इसका रोल है ट्रंप साहब का कि जहाँ जो आप देखें पॉप के साथ लड़ पड़े, अपने मजहबी पेशवा जो रूहानी पेशवा है उनके साथ लड़ पड़े। मैं कह रहा हूँ इनका इलाज कराना चाहिए, इनके इलाज करवाना चाहिए, देखना चाहिए। अब कोई जहाँ पे बात बन रही हो ना, तो कहते हैं ना एक शख्स होता है उसे ले जाए तो बात बिगड़ जाती है, ट्रंप को ले जाए बात बिगड़ जाएगी। चले हम पुरुम्मीद हैं कि मामलात बेहतर होंगे। पाकिस्तान अभी भी एफ़र्ट्स कर रहा है, फिर जो अहम खबरें आ रही हैं, सऊदीया भी इस हवाले से एफ़र्ट कर रहा है, टर्की भी है, मिस्र भी है, बाकी ममालिक अभी कोशिश कर रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि अमन हो। साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आपने हुर्मुज़ में ये नाकाबंदी होती है तो फिर क्लैश की वजह ये नाकाबंदी बनेगी? क्योंकि नेटो के जो साबिक कमांडर हैं वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का बयान देना या करना बराह रास्त ऐलान जंग ही तस्वुर होगा। बिल्कुल, ये जो ईरानी हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो सीज़ फायर है, सीज़ फायर तो उसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करेंगे इन दिनों में जी। तो ये अगर इस तरह का एक्ट अगर किया जाएगा अमेरिका की जानिब से तो वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी तस्वर किया जा सकता है जी। तो ये जो बात की जा रही है कि वहाँ की नाकाबंदी अमेरिका जो है वो करने जा रहा है, माहिरीन इस हवाले से ये भी कहते हैं कि ये जो जोहरी ताकत है या कोई भी एटम बम चलाना, जो ईरान के लिए सबसे बड़ी एक रेड लाइन आप समझें, या ईरान के एक एक्ट से जिसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला दिया, वो ये आबनाए हुर्मुज़ पर जो कंट्रोल ईरान ने हासिल किए रखा। 40 रोज़ में ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया, ईरानी जो इंस्टॉलेशंस थी मुख्तलिफ वहाँ पे उनको निशाना बनाया जाता रहा,
बहुत दावे ट्रंप करते रहे। ट्रंप जो है वो कभी नेटो को, कभी दीगर इत्तेहादियों को ये कहते रहे कि आएँ, खुलवाएँ, और जिनका तेल गुजर रहा है वो आए। मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स भी, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आते रहे, लेकिन एक ये वो नुक्ता था जिस पे जो है वो कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया। और इस वक्त भी अमेरिका ये तनहा ये मामला जो है वो करने जा रहा है। और इसके हवाले से भी माहिरीन ये कहते हैं कि दो किस्म के जो ख़तरात हैं वो अमेरिका को हो सकते हैं। एक तो वो चाह ये रहा है कि ईरान को जो है वो उनको सप्लाई जब बंद होगी तो ईरान की मईशत पे जो है वो उस पर असर आएगा, और ईरान जो है वो अपने उन इक़दामात से या जो जोहरी प्रोग्राम के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटेगा, उनको प्रेशराइज जो है वो किया जाएगा। तो बज़ाहिर इस तरह होता नज़र नहीं आ रहा। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने 19 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जानिब से यह हिदायत मिली थी कि 10 रोज़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया जाए, तो उस हवाले से इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि बानी PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज से रोक दिया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और मज़ीद क्या हिदायत अंदर से आई हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब ने रोक दिया है कि इस्लामाबाद में अभी किसी जलसे या एहतजाज का ऐलान ना किया जाए, ये बात दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो रीजनल हालात हैं जो रीजन के, उसके पेश नज़र ये उन्होंने ज़रूर इंस्ट्रक्शन दी थी जो हमने जलसा रखा था, उनके ही इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो जलसा मुलतवी हुआ। और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, ईरान और इजराइल के बीच का जो मसला बना हुआ है, तो बिल्कुल खान ने कहा कि ये पीस टॉक्स जब हो रही हैं तो इस दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खड़े, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को इज्जत मिलती है तो वो हमारी इज्जत है। तो ये बाकी चूंकि ये जो पीस टॉक्स हैं या जो ये, तो इसका तो मेन रीज़न यही था कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो जोग्राफियाई वो हैसियत दी हुई है, उस हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये रखा है। क्योंकि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात किसी दूसरे मुल्क में हो भी नहीं सकते थे, और चाइना की भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में हो, दूसरे मुल्कों, ईरान खुद कंफर्टेबल था यहाँ पे, तो और अमेरिका भी चाहता था कि जी मुज़ाकरात हो जाए। तो ये जोग्राफियाई तौर पे ये इसकी हैसियत बनी है, लेकिन हमें खुशी है। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आपने कहा कि हमने जलसे इसलिए किए कि मुल्क की ये जो जोग्राफी सूरत हाल है, तो जो KPK में जलसा है फिर वो क्यों जलसा किया जा रहा है? और 1-2 दिन पहले मौलाना साहब ने भी जलसा किया। वहाँ पे तो खैर ऐसा है ना, एक तो ये कि अपने वर्कर्स को भी एक्टिव रखना है, दूसरा ये कि वहाँ पे तो कोई पीस टॉक नहीं हो रहे हैं ना। कल ये इल्ज़ाम तो हम पे नहीं आ सकता है ना कि जी हम यहाँ मुज़ाकरात कर रहे थे। असल चीज़ देखें, इम्तिहान है इस हुक्मरानों का भी, क्योंकि हमने पूरी तरह इनको सपोर्ट किया इस पीस टॉक के दौरान। कोई ऐसी हमने वो नहीं की जिस पे हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगता था कि देखें PTI जो वो नहीं चाहती थी और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। साहब, 47 बरस आपकी आपस में इस तरह से मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, 47 बरस, अभी 47 घंटे भी नहीं मिले। ये तो उम्मीद है कि आगे चीज़ें होंगी। एक चीज़ पर सबका इत्तफाक था, सब पार्टीज़ का, जितने भी अंदर इन्वॉल्व थे फरीकैन और बाकी पूरी दुनिया का भी, कि पाकिस्तान ने बेहतरीन होस्ट किया है। इस पर सब ने इत्तफाक किया है। एक आधे नुक्ते पे अमेरिका समझता है कि इत्तफाक नहीं हुआ, ईरान समझता है, 2-3 निकात है जिन पे नहीं हुआ। हम फैसिलिटेटर थे सर, हमने तो अपना किरदार बखूबी अदा किया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि फैसिलिटेटर के साथ साथ देखें ना, फैसिलिटेटर तो ऐसा नहीं बने हम ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें तो खुशी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो मेहमान बना, मेज़बान बना। ये बहुत अच्छी बात है, मेज़बानी हमें मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मौसर बनाने के लिए
पाकिस्तान के जो सालिसी हैं उनको भी चाहिए था कि उनके पास भी एक फार्मूला होता और उस पे दोनों को एग्री किया जाता। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि लेकिन हो सकता था। आई थिंक न्यूक्लियर का जो इशू है वो ऐसा है कि शौकत यूसुफजई साहब ये बताइएगा, ये तो चलें अच्छा हुआ पाकिस्तान ने सारा अपना किया, हम इंटरनली जो पॉलिटिक्स है उस पर बात करते हैं। एक तो वो जो रोका गया था मामला, अब मुज़ाकरात का वो मरहला भी गुजर चुका, अब नेक्स्ट अगर तो पाकिस्तान में आए तो फिर वो होगा। एक तो ये बताइएगा वो अब जो एक शर्त थी वो ख़त्म होगी, आप दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे? क्योंकि सलमान सफदर ने ये कहा है कि अपनी टॉक्स में भी आज और परसों उन्होंने ट्वीट भी किया था कि एक तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनका वकील कह रहा है जो उनसे 60 मिनट मिल के आया है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि उनकी आँख की बिनाई ठीक नहीं हुई, 15% जो फ़र्क पड़ा है और अभी भी 80-85% इशू है। ये बात उनका वकील कर रहा है, तो इस पर पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी क्या है? सिर्फ ये जो जलसा होगा या क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, मेरी तो अगर ज़ाती राय पूछें तो हमें दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए, पॉलिटिकली भी, मुज़ाकरात के रास्ते से भी हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहिए और साथ साथ प्रेशर डेवलप करने के लिए पुरअमन तहरीक का भी आगाज़ कर देना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि क्यों इस चीज़ों को डिले किया जा रहा है। मैं तो खुलकर ये बात इसलिए करता हूँ, हर जगह करता हूँ, कि इस वक्त ज़रूरत है हमें, क्योंकि इमरान खान जो है वो तकलीफ में है, मुश्किल में है, और हम जो है डेट पे डेट दे रहे हैं कि जी आज ये होगा, कल ये होगा। मेरे ख्याल से एक पुरअमन तारीख से तो हमें कोई नहीं रोक सकता ना। हमने कौन सा गमला तोड़ना है, हमने कौन सा किसी जगह पे कब्जा करना है? पुरअमन तहरीक चलाना हमारा हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक तहरीक भी चलानी चाहिए और साथ साथ हुकूमत के साथ निगोशिएट भी करना चाहिए, दोनों रास्ते खुले रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने हैं इस हुकूमत के साथ या प्ले नहीं करना है। आई थिंक कि हमें सियासी लेवरेज मिलना चाहिए हमें। एक तो बदकिस्मती है कि ये हुकूमत जो है अगर आप अडियाले जेल के सामने पुरअमन अंदाज में बैठे, वहाँ भी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इससे माहौल ख़राब हो रहा है और इससे हुकूमत को भी कोई इतना अच्छा तासुर हुकूमत का नहीं जा रहा है, इतनी बदनामी हो रही है इस हुकूमत की। लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब इलेक्शन आएंगे। आई थिंक इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन उस वक्त तक तो ये शेर बने हुए हैं, क्योंकि इनके पास पुलिस फोर्स वो तो 2029 में होंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सियासी तौर पे तो इस वक्त सोच नहीं हो रहा है ना, ये इंतजामी तौर पे कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। सियासी सोच हुकूमत को रखना चाहिए, क्योंकि हम हम देखें क्या, एक मिनट में एक बात कर, एक मिनट सर, देखें हम अपनी मईशत को देखें ना, तो हमारी मईशत तबाही की तरफ जा रही है। हम देखें ना, एक तरफ हम बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, हमने कहा जी हम अमेरिका और उसको बिठा रहे हैं, उनके सालिसी कर रहे हैं। हमारे अपने ये हालात हैं कि हमारे अपने कारखाने बंद हो रहे हैं, हमें बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इतनी महंगाई पेट्रोल की वहाँ नहीं आई जहाँ पे जंगों से मुतासर हुए, लेकिन यहाँ पे कर दी है, क्योंकि हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है, ना उनको परवाह है, न वो आवाम के जरिए आए हैं। तो जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, देखो ना, आप अंदाजा करें, 55 रुपए, फिर 57 रुपए और फिर 12 रुपए कम करके कहते हैं जी हमने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। अच्छा, शौकत साहब, आज सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार सी जो अपनी एक वीडियो जारी की, जिसमें कुछ बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि नाकाम हो जाएंगे वो लोग जो हमें नाकाम करना चाहते हैं। एक तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, पार्टी के अंदर की वो बात थी, और दूसरा ये जो आपका मर्दान का जलसा है जिसे कहा जा रहा है कि ये एक तारीखी जलसा होगा, क्या इसमें साबिक वज़ीर आला भी शरीक होंगे? तो नहीं, शरीक होना भी चाहिए इसमें, ये तो कोई किसी के वो तो नहीं है कि फलां आएगा फलां। देखिए हमारी पार्टी के अंदर लोग बड़े वो कर रहे हैं कि जी इख्तिलाफात हैं, ये देखिए ये हर पार्टी में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इन इख्तिलाफात से कोई असर इसलिए नहीं पड़ता है कि आवाम तो फिर इमरान खान के साथ है। हमारे तो अपने ज़ाती तो, अब अगर आप इसमें से सारी लीडरशिप भी एक तरफ कर दें तब भी वोटर पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग इमरान खान के साथ हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इस पे हम बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी लीडरशिप आएगी और आने भी चाहिए। देखिए हम कौन सा पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा है, तो वहाँ पे भी अगर हम नहीं आते हैं, वहाँ पे भी अगर हम एक दूसरे के लातें खींचेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो तमाम लीडरशिप से कहता हूँ कि आए
और ये नहीं, एक लायामल दें। ये जल्द से जल्द से और ना खेलें, लायामल दें कि हमने करना क्या, हम कोई चढ़ाई नहीं करना चाहते, ना ही ऐसे कोई जबान इस्तेमाल की जाए। हम सियासी लोग हैं, सियासी जबान इस्तेमाल की जाए और सियासी तौर पे आगे बढ़ा जाए, ताकि लोगों को जो वो काम करे जो एक्सेप्टेबल हो, सबको एक्सेप्टेबल हो। ये सियासी शौकत यूसुफ सही साहब, ये जो करना हमारा केपी जलसा है, इससे पहले भी केपी के में जलसे हुए हैं, तो हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा जो मरकज में बैठी हुकूमत है? नहीं, हुकूमत पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अपने वर्कर जो है उनके अंदर जरूर असर पड़ेगा। वो एक उनको हौसला मिलता है कि इतना बड़ा जलसा होता है। रिहाई मूवमेंट में फायदा होगा इस जलसे का सर? देखिए, रिहाई मूवमेंट जाहिर है आपने ग्राउंड तो बनाना है ना लोगों को निकालने के लिए ना। जब लोग देखेंगे कि आज भी इतने बड़ा जलसा हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, देखिए कितनी मारे खाई इन लोगों ने। आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के एक एक बच्चे ने कितनी जेलें काटी, कितनी मार खाई, कितनी। हमें 26 नवंबर हो या उससे पहले वाले जो था, जब इमरान खान हम जब पहुंचे थे यहाँ पे डी चौक में, उस वक्त आप देखें, उससे पहले देखें, तो ये कोई एक वाकया तो नहीं है। हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ने होस्ट किया है और फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। इस हवाले से जो ये पाकिस्तान का किरदार है, इसको सब सराह रहे हैं। पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये जो टॉक्स हुई हैं, पीस टॉक्स हुई हैं, इस हवाले से क्या जो चीज़ें सामने हमारे आई हैं अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, और जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से, महंगाई की भी एक जो है चक्की में अवाम इस वक्त पिस रहे हैं। ठीक है कि ये सारा इस जंग की वजह से, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से भी मामलात हैं, लेकिन महंगाई पहले भी थी। और पीपल्स पार्टी चूँकि गवर्नमेंट का हिस्सा तो कहती है कि हम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी वजह से चूँकि मौजूद है, तो ये भी हम सवाल यही करेंगे कि किस तरह से पब्लिक अंडरस्टैंड करेगी कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे आईनी ओहदे होते हुए। ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकली भी, और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, हमारे लिए सबके लिए खुशी की भी बात है, फ़ख्र की भी बात है। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहिबा, हमने माजी में मतलब अगर कोल्ड वॉर के ज़माने की बात करते हैं तो तब से कुछ मिसालें मिलती हैं, OIC की बात करते हैं तब से कुछ मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये जो इस वीकेंड पे हुआ है, पीस टॉक हुई है, 47 साल बाद ये दो ममालिक सामने एक मेज़ पर बैठे हैं और मुज़ाकरात किए हैं। पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है और आप ज़ाती हैसियत में इसको किस तरह से समझती हैं? JD वैंस ने कहा कि एक नुक्ते पे हमारा जो है इख्तलाफ रहा है, आखिरी ऑफर दे के जा रहे हैं, उस तरह से मुज़ाकरात तो वाइंड अप नहीं हुए जिस तरह हम सबकी ख्वाहिश थी, लेकिन हम शायद ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कुछ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए कि हम बिल्कुल सपोर्टर हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कैबिनेट में और जो डिसीजन को अप्रूव करते हैं उसमें हम नहीं हैं। और अब जो बात है वो ये है कि 48 दिन तक जंग रही और उसके बाद सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, तो मैं नहीं, और मतलब मैं तो तिफले मकतब कह सकती हूँ, एनालिसिस जो लोग करने वाले हैं बड़े बड़े इंटरनेशनली, और तब उन सबका यही ख्याल था कि इतनी जल्दी पहले मरहले में मुज़ाकरात नहीं होंगे और जंग बंदी जो है ना कि ख़त्म हो जाए वो नहीं होगी, सीज फायर ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, और मैं इसको समझती हूँ कि ये कामयाबी थी, चाहे सिविल सफारतकारी कहें या मिलिट्री सफारतकारी कहें, जो दोनों शामिल थी, कि जो हमने सुना कि ये पहले मुज़ाकरात थे जिसमें फरीक़ैन अलग अलग कमरों में मौजूद नहीं थे, कि उनके दरमियान सॉलिस का किरदार अदा करने वाला एक कमरे में जाए फिर दूसरे कमरे में जाए, बल्कि एक ही आमने सामने बैठ के उन्होंने किया। जब यहाँ तक के कि अगर कुछ थोड़ी सी बात ऊंची नीची हो जाती थी तो ब्रेक करके कुछ खाना पीना कर दिया जाता था, कुछ चेंज कर दिया जाता था। और तो ठीक है कि ये हुआ, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश थी पाकिस्तान की, बहुत ज़बरदस्त कोशिश थी। लेकिन बात तो ये है कि आपके सामने जो है सुपर पावर को जो लीड कर रहा है वो ट्रम्प कर रहा है, जिसकी अपने मुल्क में इस वक्त रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, या आप कह दें कि कांग्रेसमैन हो, पॉप हो, अवाम हो, जर्नल्स हो,
जो उसके बिल्कुल किसी इस इक़दाम से कि उसने किस तरह से एक कदम लिया पहले जंग का और फिर उसके बाद मुसलसल जिस तरह से किया गया, खुश नहीं है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मैंने बहुत पहले स्पीच की थी जस्ट आफ्टर द शहादत ऑफ द अली खamenei शहीद असेंबली में, और उस वक्त जो मैंने कहा था कि जंग आप हार गए क्योंकि आपके अपने मुल्क से जो है वो नेगेटिव वॉइस आ रही हैं, तो वो आवाज़ इतनी तवाना हुई कि जब इस्फहान ऑपरेशन हुआ तो जिसमें उनके C-130 वगैरह गए कि वहाँ पे जो थे वो उसके बाद जो उनके जर्नल्स हैं उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। फिर जाहिर है कि मनाफ की जो बच्चियों के ऊपर अटैक हुआ और अब तक 168 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए। उसके बाद एक बेचैनी थी और सो कॉल्ड वो अपने पसंदीदा कह सकते हैं कि रिलीजियस मैन पादरियों से दुआ करा चुके थे, लेकिन पॉप ने जो है उस पर वो किया। फिर उनके साथ जो हुआ तो अवाम में भी बहुत ज़्यादा उनके यहाँ इसको नापसंद किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ट्रंप के सामने तो कोई भी बात उसको खुद भी नहीं मालूम कि जो उसने अभी बात कही है उस पर वो कितनी देर कायम रहेगा। तो ट्रंप ने इस जंग में बहुत खोया। पहले हम ट्रंप की बात करेंगे फिर नेतन्याहू की बात करेंगे, दोनों ही ने बहुत कुछ खोया। ट्रंप ने अपना एतमाद खो दिया और ट्रंप ने अवाम का एतमाद, पार्टी का एतमाद, सब खो दिया, अपनी फौज का एतमाद। और जहाँ तक नेतन्याहू की बात है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि नेतन्याहू के साथ भी यही सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने अपनी अवाम का जो एतमाद है उसे गेन किया। और एक बात जो मैं कहूँगी कि देखिए, एक होता है फौज की हिकमत अमली और एक होता है अवाम का एतमाद और उनका हम ये कहें कि जो जिस नुक्ताए नज़र पे वो कायम है उस पर कायम रहना। तो हम ये देखते हैं कि जब इजराइल पर अटैक होता है तो वो बंकर में जाते हैं, बंकर की लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन जब ये कहा गया कि खारक पे अटैक होगा जी, तो वहां पे लोग ना उन्होंने खारक खाली किया ना कोई बंकर्स में गए, बल्कि वो लोग सब बाहर निकल कर आ गए कि ठीक है तुम अगर हमें पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। शैला रज़ा साहबा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, उन्होंने साबित किया। पाकिस्तान में एक बहुत पाकिस्तान के हिस्से में इज़्ज़त आई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक सवाल उठ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी होना चाहिए था इस्लामाबाद में। बेशक वो मीटिंग में होते ना होते उन्हें इस्लामाबाद होना चाहिए था। और आज दूसरा दिन था, आज ये भी उम्मीद की जा रही थी कि बिलावल साहब भी इस पर कोई बात करेंगे और बड़ा अच्छा इस पर उनकी तरफ से, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का विज़िट किया है, बड़े बड़े अहम इवेंट्स पे गए हैं। तो एक तो बताइएगा कि जरदारी साहब क्यों नहीं थे? कोई खुदा न खास्ता तबीयत ठीक नहीं थी या कोई किसी और मसले पे किसी जगह थे? और इसी के साथ जुड़े हुए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत भी गर्म होनी है, 28वीं तरमीम का भी जिक्र होना शुरू हो गया, इस पर भी आपका क्या है? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि देखिए, हुकूमत का ये ख्याल होता है कि हुकूमत का ये काम होता है कि किस किस मरहले पे अपने हम ख्याल लोगों को किसी ख़ास मौजू पे कितना साथ रखती है। चाइना का जहाँ तक मामला था उसमें सदर हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। सपोर्ट जो है, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, इसमें हुकूमत की सपोर्ट में हमने कभी कोई कमी नहीं की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने असेंबली में ज़्यादा स्पीचेस की और हुकूमत के इस इक़दाम कदम को जो उन्होंने किया और जो कोशिशें की उसको बहुत सराहा। अब बाकी हुकूमत की बात है कि वो अपने इत्तेहादियों को किस किस मौके पे साथ लेके चलना चाहती है, साथ लेके नहीं चलना चाहती। वो समझते हैं नहीं, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, इत्तेहादी बाद में सदर पाकिस्तान जो भी है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे। अगर वो समझते हैं कि नहीं उनको और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होना चाहिए था, फील्ड मार्शल साहब को और उनके वज़रा को होना चाहिए था, तो ये भी उनका सवाबदीद है। लेकिन हमारी उनके साथ सपोर्ट है, पाकिस्तान का बेहतर नाम हुआ। और जहाँ तक बात है 28वीं तरमीम की, तो अभी तक जो मेरी इत्तलात है गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह से इसमें एतमाद में अभी तक कोई नहीं लिया गया। अब 11 मई को अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो असेंबली का होता है उसमें 11 मई को हमारा सेशन है, इसके बाद बजट होगा।
तो अभी तक तो पार्टी को इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई 28वीं तरमीम की, और जब दी जाएगी तो यकीनन कि हम लोगों को भी जो बात करते हैं चैनल पे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग को भी एतमाद में फिर लिया जाएगा कि पार्टी के क्या कौन सी तरमीम पे क्या राय है, क्या तरमीम सामने आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही। और मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो हालात है उसमें तरमीम की बातें होंगी। चलर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ये जो हमारे ख़ित्ते की सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक जंग का माहौल है। इस वक्त तो सीज़ फायर है, लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया हमने फिर देखा कि तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई। लेकिन जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। आमदन वही है राना साहब, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे एक बात बताइए जी, पेट्रोल की कीमत कम की ज़्यादा करके वही किया ना, वो लेवी 80 और अब 12 रुपये, वो सारा कुछ किया। उसके बावजूद क्या किसी चीज़ की कीमत कम हुई? किसी चीज़ की ऐलान हुआ था गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने किया जो, और वो ट्रांसपोर्ट वालों ने किया। मार्केट के अंदर अगर हम चीज़ें देखें मैं तो कह रहा हूँ वो चीज़ जो हमें कंज्यूमर को पहुंच रही है वो एक भी सस्ती, एक चीज़ भी सस्ती नहीं हुई। बिजली महंगी कर दी गई जी, गैस अब उसी तरह आती है जिस तरह किस्मत में कोई अच्छी चीज़ आती है। कहते हैं ना बंदा किस्मत में यार आज का दिन वो बड़ा अच्छा होगा। अब तो मैंने वो हाल पढ़ना शुरू कर दिया, वो अखबारात में होता ना आज आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो मैंने उस नजूमी को पकड़ के फेंटी लगानी है। वो हर दफ़ा कहता बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा, तो पता नहीं कौन सा बेहतरीन गुजरेगा। और भाई सुबह नाश्ते के लिए उठे, गैस नहीं है, ऑफिस जाने के लिए तैयार होने शुरू करें, लाइट नहीं है। मुझे ना गैस है ना लाइट है, बिजली है। और जब बाहर गेट पे देखें तो दो बिल भरे होते हैं, उन बिल को देखने के बाद पता लगता है अब जिंदगी नहीं है। ये हालात हो गए हैं। बिजली पे सुन ले, वजीर खजाना साहब बता रहे थे कि 8000 मेगावाट जो है अब सोलर से बन रही है, लेकिन लोड शेडिंग फिर भी हो रही है। सुबह फजर के टाइम होती है मेरे इलाके में तो, उसके बाद ये पूरे 10:15 बजे लाइट जाती है, फिर 11:15 आती है। ठीक है, अब मैं 11 से 12 प्रोग्राम करके जाऊंगा घर, तो सुकून होगा, यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे नहीं, बेचारे उस गर्मी में बैठे होंगे। अब बात यह है कि हर इलाके में जा रहे, बिजली अगर वाफर है तो फिर क्यों बिजली ये लोड शेडिंग क्यों है? जी जी बिल्कुल। अगर गैस मौजूद है तो गैस की लोड शेडिंग क्यों है? और भाई अब तो हीटर भी नहीं चल रहे, अब तो गर्मियां है, सर्दियां भी नहीं है। हमें खाने पीने की चीजें नायाब है, हर चीज। आपको पता है मटन क्या भाव हो गया? सब आप ही पता करते हैं, आप ही हमें बताते हैं। हम तो, मैं और साकिब साहब तो जाते ही नहीं है मटन वाली साइड पे। क्यों साकिब साहब? हम कहते हैं कि नहीं, जाके भी जो है मायूस होना है। आज अच्छा, मैं वैसे मटन के हवाले से बताऊं कि जो मटन का रेट चल रहा है, उस हवाले से एक मटन फरोश जो है उसकी एक पोस्ट चल रही थी। वो कह रहा था कि अगर इस रेट में आपको मटन मिल रहा है ना, तो ये यकीन कीजिए कि ये मटन ठीक नहीं होगा, ये जानवर ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक मतलब कि सेहतमंद जानवर का गोश्त हम आपको इस रेट पे नहीं दे सकते जो रेट लिख के रोजाना आ रहा है। ये एक मटन फरोश के मैं देख रहा था कि उसने राय दी थी। रेट आ रहा है ना, वो तो मिल ही नहीं रहा। वही कह रहा है कि वो खुद कह रहा है 1600 रुपए किलो। मुझे 1600 रुपए केजी जो है वो आप बीफ ला दे, मटन तो दूर की बात है। भाई मटन मिल रहा है 3300, 3400, 3200, इससे नीचे तो मटन मिल नहीं रहा। मुर्गी का रेट आज फिर ज्यादा हो गया, अंडे 3-4% महंगे हो गए हैं। सर्दियां हैं सर्दियां हैं भाई। बात यह है कि जब पाकिस्तान जंग लगी हुई किसी और जिस मुल्क में जंग लगी है ना, वहां पे चीजें इतनी महंगी नहीं है। हमारे यहाँ पे हर चीज महंगी है, और खुदा का वास्ते इधर रिलीफ थे। और बिजली क्या, मुझे एक बात बताएं, बिजली हम ईरान से लेते थे, बिजली हम अमेरिका से लेते थे, गैस हम ईरान से लेते थे। क्या हम बिजली ईरान और से लेते थे, अमेरिका से लेते थे? और यहाँ पे है ही कुछ नहीं। हम यहाँ पे बैठे बस मौजे मारे। मैं कल गया, मैं ये सिंपल समझता हूँ, मैं रेडी वाले के पास गया, मैंने कहा भिंडी, मैं यार क्या भाव है? कल गलती से खुद खरीदारी करने चला गया, उसने कहा 250 रुपये किलो।
मैंने कहा यार इतनी महंगी क्यों हो गया? कहता पेट्रोल ही महंगा हो गया। और मैं कहा पेट्रोल तो उगदी है। आपने फैसला किया कि आइंदा मैं फिर नहीं जाऊंगा, ये जो लेने जाता है वही जाए। हम देखते हैं कि इसमें कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि जंग की तरफ सब देख रहे हैं। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और सरबराह हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के। महंगाई का पूछ रहे हैं, ये मुतमिन है। हाँ अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो महंगाई की तो खैर हम बात कर ही रहे हैं, आप भी अपनी गुफ्तगू में इस पॉइंट को शामिल कीजिएगा। जंग के असरात भी हैं, वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अभी जो ये डेवलपमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद कि मैं नाकाबंदी करूंगा, आप सिचुएशन कैसी देखते हैं? रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। केले के पत्तों का बंदोबस्त कर लीजिए, उसी से जिस्म ढांपना पड़ेगा कुछ अर्से के बाद, वो ये भी शायद मैसर ना हो। बहरहाल देखें जी, पेट्रोल के ऊपर तो आप देखिए ना, डीजल के ऊपर 160 रुपये इन्होंने लेवी रखी, उसके अंदर फिर इन्होंने 135 रुपये कम कर दिया। कम करके अभी भी जो है वो 25 रुपये तो इनको फ़ायदा हो रहा है। ये तो लेवी है, इसमें तो फ्यूल की प्राइसेस नहीं है, इसके अंदर फ्यूल तो इन्होंने कहीं कम नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको देख लें, या तो हुकूमत ये गलत कह रही है कि जी हमारे पास तो आबनाए हुरमुज़ से जहाज़ आ रहे हैं, और मेरे अदाद व शुमार के मुताबिक 30 जहाज़ आ चुके हैं, जो कि वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं। 30 जहाज़ आ चुके थे, 28 दिन का हमारे पास रिजर्व मौजूद था। तो फ्यूल किस लिए महंगा किया, पहले ये तो पता चले ना जी। सीधी सी बात है। जहाँ तक आबनाए हुरमुज़ की आपने बात की है, बड़ी मेहरबानी। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियों पे धमकी दे रहे हैं, उनका मेरे ख्याल में अभी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, और ईरान ने धमकी कबूल नहीं की। उसके बाद उन्होंने अब जो क्रिश्चियन पोप हैं, जो वेटिकन के पोप लियो, उनको भी जो है वो इतनी उनके मुतल्लिक मेरे ख्याल में डेरोगेटरी ज़बान इस्तेमाल की है, और फिर चाइना को भी धमकी दे दिया। भाई तुम्हारी धमकी तो ईरान ने नहीं सुनी, तुम अभी उनको क्या धमकी दोगे? पहली बार क्यूबा ने नहीं सुनी जी, क्यूबा ने नहीं सुनी। क्यूबा तो इनको कब से इनके सीने पे फिडेल कास्ट्रो मूंग दलता रहा, अल्लाह उसको गरीके रहमत करे। वो तो बड़ा जबरदस्त आदमी था, उसने इनके खिलाफ खड़ा हुआ था, जो इंसानियत के जालिम है। तो मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ कि अच्छा था वो, बेशक हमारा मजहब वाला नहीं था, लेकिन वो बंदे ने करके इनको ना टिका के रखा हुआ था। अच्छा देखें, बात यह है कि ये चाहता क्या है, ये इसके दो मकासद हैं। पहली बात यह है कि जो ममालिक इससे पहले दूर हो गए थे और कह रहे थे कि जनाब जापान ने, कोरिया ने, हद ये कि चाइना को भी कहा इसने कि तुम आ जाओ और हम जो मिलकर आबनाए हुरमुज़ खोलते हैं। अब इन्होंने एक नया पैंतरा बदला, जो फतह को शिकस्त के जबड़ों से बरामद करना चाहते हैं। ये नहीं होगा। इसलिए पहली बात को इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो अब कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया के मुल्क भेजेंगे अपने अपने जहाज़, फिर वो अपने बहरी जहाज़ों को प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, तो ये कहेंगे कि जनाब आबनाए हुरमुज़ पे तो सारे लोग आ गए, अब इनको ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए। उसका जवाब इन्होंने चीन में दे दिया है। चीन के आज जो एडमिरल डोंग हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है। उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के, एडमिरल हैं वो नेवी के और वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आबनाए हुरमुज़ ईरान के कंट्रोल में है, हमारा उनके साथ तिजारती और एनर्जी का एग्रीमेंट है, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं और हम किसी की मज़ामत बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जहाज इन और आउट आबनाए हुरमुज़ से फ्रीली होते हैं। अब ये एक पैगाम है जो अभी मेरी बरतानिया में बात हो रही थी एक अहम आदमी से, वो बता रहे थे कि रूस, चीन और दीगर चंद ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बाकायदा मुकदमा कायम कर रहे हैं और उसको आलमी अदालत में भी ले जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी लेके जा रहे हैं फॉर वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये बात अब जो मेरे ख्याल में सिचुएशन बन रही है, ठीक है कि वो शायद जब तक के मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो वहाँ से उतरेंगे, याद रखिएगा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने इंसानियत के साथ जुल्म किया, इन्होंने गजा के साथ जुल्म किया, इन्होंने मिनाब की बच्चियों के साथ जुल्म किया, इन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म किया, गुआंतानामो बे, अबू गरैब रेंडिशन कैंप बनाए और लोगों को, मुसलमानों को उधेड़ के रख दिया इराक के अंदर। 10 लाख लोग, 550 बंदा फी दिन के हिसाब से इन्होंने मारा और बाद में कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो था ही कोई नहीं। अब जो बात आ रही है वो कहाँ आ रही है? बात यहाँ आ रही है कि जेडी वेंस ने तो ये बड़ा वाजे कह दिया
कि वो हम उनको जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। तो भाई वेपन तो वो पहले भी नहीं बना रहे थे, वेपन ग्रेड का तो उन्होंने पहले, आपने खुद ही कहा था कि हमने तो उनका सब कुछ सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी है। आपने जो वादे किए थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर, उस टाइम पे आपने कहा था कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा और साथ जो उनका पुरअमन प्रोग्राम है यानी कि एनर्जी के लिए और न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, उसके लिए उनको इजाजत होगी और IAEA के इंस्पेक्टर्स उनको चेकिंग करेंगे। उन्होंने सब कबूल किया था। अब मसला यह है कि जो उसके बदले में उनके पैसे बिलियन ऑफ डॉलर जो थे वो इन्होंने दबा के बैठ गए थे, वो दे नहीं रहे थे। इनकी हुई हुई है नीयत बद, सीधी सी बात है। क्योंकि इनको, आपको याद होगा, राना साहब को भी, साकिब साहब को भी ये याद है कि जब इन्होंने आपको याद है ओबामा के दौर के अंदर जब सैंक्शंस की अनलिफ्टिंग की बात हुई थी तो उस टाइम पे क्या बात हुई थी, उन्होंने एयरबस कंपनी को बकायदा 100 जहाज़ों का ऑर्डर दिया था, जो तारीख में कभी किसी मुल्क ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया था। ईरान ने ये ऑर्डर दिया था, यानी कि इतना पैसा है ये, और जो कि ईरान का उन्होंने देना है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी सैंक्शंस लिफ्ट होंगी, सैंक्शंस इन्होंने नहीं लिफ्ट की। अब ईरान कहता है कि धोखा देते हैं ये। देखिए, जो मेरी उनकी लीडरशिप से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये हर बार धोखा दे देते हैं। बिल्कुल ठीक, ईरान ने धोखा देते हैं। सॉरी टू कट यू अब्दुल्ला गुल साहब, प्रोग्राम का हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।